ठीक है। तो आज का हमारा जो वेबिनार है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्किन। स्किन क्यों? क्योंकि स्किन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन्स। ये एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो कि आपको नजर आता है अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है कॉस्मेटिकली, और इसका एक इमोशनल जुड़ाव बहुत रहता है। एक मिनट, एनोटेशंस ऑफ करने के बावजूद क्यों आ रही? ओके, सो स्किन के ऊपर हम बात आते हैं। तो हमारा जो स्किन है बेसिकली वो हमारा एक नेचुरल प्रोटेक्टिव बॉडी कवरिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्किन। और ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। त्वचा हमारे शरीर का बाह्य आवरण है और इसे एपिडर्मिस भी बोलते हैं। चूंकि ये सीधा वातावरण के संपर्क में आती है, इसलिए आप देखिए स्किन के ऊपर जो भी रोग जनों के खिलाफ शरीर की सुरक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाती है। रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि हमारा जितना बैक्टीरियल है या वायरल जितना कंटैक्ट है वो सारा स्किन के थ्रू ही होता है। ठीक है ना? अब स्किन का कार्य क्या है, पहले तो उससे शुरू करते हैं। सबसे बड़ा कार्य है स्किन का इंसुलेशन देना, मतलब आपको गर्म रखना। ठीक है ना? तभी आप देखते हैं कि कभी कभी जैसे ठंड के मौसम में आप देखो स्किन एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, टेम्परेचर मेंटेन करता है हमारे बॉडी का। टच स्टिमुलस के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अगर आप किसी भी गर्म चीज को हाथ लगाओ तो आपको स्किन के जो रिसेप्टर्स हैं उससे पता चलता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है। विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन करता है। जो हम सूरज के नीचे बैठते हैं तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन है विटामिन डी का वो सिर्फ स्किन के थ्रू ही होता है। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये सिर्फ स्किन करता है एज अ होल। ठीक है ना? तो स्किन केयर के लिए आयुर्वेद से बेहतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये आपको भी पता है कि आजकल क्या है, प्रोडक्ट्स में केमिकल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स आने बहुत ही आजकल कॉमन हो गया है। और आयुर्वेदिक औषधियां एक ऐसी औषधियां हैं जो आपके शरीर को अंदर से हाइड्रेट करती हैं। आप देखिए कि आजकल वैसे नॉर्थ में तो विंटर्स चल रही हैं, तो कुछ लोगों की चैप्ड स्किन होती है, उनके हाथ खुरदरे हो जाते हैं, स्किन खुरदरी होनी शुरू हो जाती है। बहुत बार आप देखेंगे कि पेशेंट ऐसे कंप्लेंट करता है कि मैं बार बार ऑयल लगाता हूँ फिर भी मेरी स्किन खुरदरी रहती है। और सिर की त्वचा, बॉडी की त्वचा, सब जगह पपड़ियां जमने लग जाती हैं। बहुत तरह की इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने में आती है। तो स्किन का जो काम है, जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं वो स्किन को हाइड्रेट तो करती है, आपके जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है उसको भी पूरा करती है। इसीलिए स्किन को ठीक करने के लिए आयुर्वेद से अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे पहले क्या है कि आपको स्किन को अपनी पहचानना है। स्किन को आप पहचानेंगे कैसे? इसकी 3 कैटेगरीज है। कभी भी आप किसी पेशेंट की स्किन को देख रहे हो या आप अपनी खुद की स्किन को भी देख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 कैटेगरीज में आएगी। वात, पित्त, कफ। वात जो है वो है वायु। तो वायु का क्या गुण है? वायु का गुण है ड्राई। तो जितना ड्राई स्किन है पेशेंट की, चैप्ड है, वो सब कहाँ आती है? वायु कैटेगरी। पित्त की कैटेगरी में आती है ऑयली स्किन। जो कफ कैटेगरी है उसमें आती है कॉम्बिनेशन स्किन। अब ये किस तरह की होती है? जो भी वात की स्किन है, जो भी वायु डोमिनेंट स्किन है, वो हमेशा अगर आप देखोगे सूखापन होगा, उसमें खुरदरापन होगा, चमकहीन होती है, वो चमक नहीं होती, उसके अंदर नमी की कमी होती है, मतलब हाइड्रेशन नहीं होती है ज्यादा, बहुत ही ड्राई स्किन। अगर आप मतलब ग्रॉसली अगर आप सोचो तो बहुत ही जो ड्राई स्किन है वो बेसिकली आपकी वाता कैटेगरी में आती है। फिर पित्त कैटेगरी में जो स्किन का प्रॉब्लम आता है वो उसमें हमेशा गंदगी दिखेगी आपको, फुंसियां दिखेंगी, झाइयां होंगी, मोल्स हो सकते हैं, सेंसिटिव स्किन होगी बहुत ज्यादा, कई बार चकत्ते होते हैं, सन पैचेस होते हैं, ऑयली स्किन होती है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स का जो सारा इम्बैलेंस है वो आपको नजर में आता है। फिर जो थर्ड कैटेगरी है वो आती है कफ रिलेटेड। कफ रिलेटेड क्या है? डलनेस होती है बहुत ज्यादा ऐसी स्किन के ऊपर।
कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं इसको। मतलब बिल्कुल आप रौनकहीन बोल सकते हैं ना, जैसे रौनकहीन जो स्किन होती है उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन या फिर कफर डोमिनेंट। ठीक है। और स्किन जो है ना, ये हमारे शरीर का बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा है बेसिकली। क्यों? क्योंकि अगर आप सही तरीके से ख्याल नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आपको देखने में मिलेंगी। स्किन पे किसी भी तरह का, जैसे पोल्यूशन है, धूल है, मिट्टी है, केमिकल्स हैं, एलर्जेंस हैं, इससे किसी भी तरह का स्किन एलर्जी आ सकता है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेडनेस, रैशेस। जो फर्स्ट उसका जो एक साइन है वो आता है रेडनेस या रैशेस के रूप में। ठीक है ना। तो जो हम फर्स्ट कैटेगरी इसमें उठा रहे हैं उसको स्किन एलर्जी बोलते हैं। तो स्किन एलर्जी में क्या है, खुजली देखने को मिलती है, रैशेस देखने को मिलते हैं, दाने हो सकते हैं, सूजन हो सकते हैं। तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये आपको पेशेंट में देखने को मिल सकती है। ठीक है ना। तो इस तरह की जो एलर्जी है वो बार बार स्किन के ऊपर आती है। अब इसके टाइप्स क्या हैं? स्किन एलर्जी कितने तरह की है? जो फर्स्ट है स्किन एलर्जी, जो बहुत ही कॉमन है, जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, एक्जिमा। इस तरह का एक्जिमा देखने को मिलता है। नॉर्मल एक्जिमा वैसे एक सामान्य शब्द है, लेकिन ये अलग अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी त्वचा पे अगर सूजन आ रही है, रेडनेस आ रही है, जैसे आप देख रहे हो पपड़ीदार स्किन है, पपड़ी निकल रही है इसकी, खुजली के साथ है, पेशेंट को इचिंग होती है, इसके ऊपर इरिटेशन होती है, ये एक्जिमा की कैटेगरी में आता है। और ये संक्रामक नहीं है। अगर किसी पेशेंट को है तो उससे आपको होने का कोई भी खतरा नहीं है। एंड इट इज अ वेरी कॉमन एलर्जी। बच्चों से लेकर बड़ों में भी आपको ये देखने को मिलती है। सो ये जो एक्जिमा है ये स्पेशली विंटर्स में बहुत कॉमनली देखा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा जो पेशेंट्स हैं उनमें जो हाइड्रेशन का कमी होता है उससे ये प्रॉब्लम जल्दी आ जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो इस कैटेगरी में प्रॉब्लम आती है वो है ग्रैनुलोमा एनुलरे। ये बेसिकली क्या है, एक क्रॉनिक स्किन एलर्जी होती है। और इसमें क्या होता है, स्किन में इस तरह के लाल लाल चकत्ते देखने को मिलते हैं, जिस तरह से आपको दिख रहा है फोटोग्राफ के अंदर। और ये गोलाकार होते जाते हैं। अच्छा, ये पहले शुरू होते हैं छोटे साइज से, फिर जैसे जैसे इनका साइज धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप देखेंगे कि ये ना बहुत ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है इसका, मतलब बहुत ज्यादा फैल जाते हैं। तो ऐसा भी देखने में आता है। तो इसको बहुत जरूरी है कि जितना आप इसको शुरू में ही ठीक कर लेंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है। तो ये मतलब इसका साइन है ये बेसिकली, कि जब भी ऐसे गोल गोल चकत्ते देखने को मिल रहे हैं तो वो एक्जिमा का ही जो सेकंड एलर्जी है, स्किन एलर्जी है, उसी का ही टाइप है। ठीक है ना। तो अच्छा, खुजली इसमें भी होती है, इचिंग इसमें भी आएगी पेशेंट को। कारण इसका अभी अननोन है, इसका कोई रीजन नहीं अभी तक फाइंड आउट हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लिवर रिलेटेड ऐसा माना जाता है। और बच्चों और अडल्ट्स में ये पाया जाता है, कई बार छोटे बच्चों में भी हो जाता है। तो लेकिन इसकी पहचान यही है कि ये गोलाकार गोल तरीके की एलर्जी होती है। फिर थर्ड है लाइकन। ये भी आपने नाम बहुत ही कॉमन सुना होगा। अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर हमारे पास 3-4 पेशेंट्स के कॉल्स आए हैं जिनको बार बार लाइकन का प्रॉब्लम हो रहा था। और 30 to 70 ईयर्स तक होने वाली ये एक सामान्य एलर्जी है ये भी। और फर्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर जो स्किन है उसमें चमकदार धब्बे उभर के आते हैं। तो आप देखेंगे ना इस तरह से छोटे छोटे जो दाने हैं, लेकिन ये चमकदार है। अच्छा, ये एलर्जी भी स्किन पे कहीं पे भी हो सकती है, एनीवेयर ऑन द स्किन। लेकिन ज्यादातर जो देखी गई है, जैसे जो कलाई हो गई, टखना हो गया, पैरों का निचला भाग, पीठ, गर्दन, इन जगहों पे ये ज्यादा पाई जाती है। अच्छा, कुछ लोगों के सिर, मुंह और नाखूनों के अंदर की त्वचा में भी एलर्जी हो जाती है। इट इज वेरी कॉमन, जेनेटिक भी होती है और ये ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है जब
हम कोई भी जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति है, जो हमारा इम्यूनिटी है, वो हमारे ही अच्छे सेल्स पे अटैक करता है, तो तब इस चीज को देखा जाता है। तो इसका जो इलाज है बहुत ट्रिकी होता है। रीजन बीइंग कि अगर आप थोड़ा सा भी पेशेंट की अगर आप इम्यूनिटी बढ़ा देंगे इसके साथ, तो फिर उसका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा घटने की जगह। तो इसमें आपको थोड़ा केयरफुल रहना होता है। देन हाइव्स एंड एंजियोडर्मा इस तरह से होता है। इसको नॉर्मल भाषा में पित्ती बोला जाता है कि पित्त रोग हो गया, बहुत ही कॉमन है। और इसमें भी ऐसे ही है, स्किन पे छोटे छोटे नॉन चमकीले, इसमें जो उभरे दाने हैं वो चमक नहीं है उनमें, लेकिन तेज खुजली है और पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उसको कुछ तीखा चुभ रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है, धीरे धीरे सूजन आ जाती है और इसका असर त्वचा के अंदर तक होता है। आमतौर पर इसमें खुजली नहीं पाई जाती, लेकिन चेहरा हो गया, पलकें हो गई, होठ हो गए, हाथ पैर, इन सब में सूजन आ जाती है। और इसका रीजन सिंपल है, जो भी खान पान में गड़बड़ी है, जो लोग बहुत ही खट्टा चरपरा इस तरह की प्रॉब्लम्स लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह का खाना ज्यादा खाते हैं, उन लोगों में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। अदरक, कॉफी, चाय बहुत ज्यादा सेवन है, धूम्रपान है, बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा गर्मी के संपर्क में आते हैं, उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है। और ये बहुत ही इरिटेटिंग प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि पेशेंट को सारा टाइम लगता है कि उसको कुछ चुभा हो रहा है, जैसे बार बार जैसे नीडल प्रिकिंग की एक फीलिंग होती है, उस तरह की फीलिंग पेशेंट को आती है, ठीक है ना। तो ये जो सब प्रॉब्लम है ये देखी जाती है। अब लक्षण क्या है इन सब का? बार बार स्किन एलर्जी क्यों होती है? देखिए, आमतौर पर स्किन एलर्जी नॉर्मल जब शुरू होती है तब एक हल्के फुल्के तरीके से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि पहली बार हो रही है और जितनी जल्दी आप औषधि देंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर बार बार एलर्जी हो रही है तो लक्षण थोड़ा गंभीर रूप से हो जाते हैं। रीजन बीइंग क्या? जब आप फर्स्ट टाइम मेडिसिन देते हो किसी पेशेंट को, तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे दवाई खा के पेशेंट ठीक हो गया। लेकिन जब रीजंस बार बार हो जाते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं रीजंस, तब ये प्रॉब्लम धीरे धीरे क्रॉनिक होती जाती है। सिंपल लक्षण है। आपको कैसे आप पहचानोगे कि ये पेशेंट को स्किन एलर्जी है? अगर उसकी त्वचा के ऊपर खुजली वाले कोई भी छोटे छोटे लाल धब्बे हो रहे हैं, या उसको खुजली अलग से हो रही है, त्वचा में सिंपल खुजली है, धब्बे नहीं भी हैं, रेड रैशेस हो रहे हैं, या उसका स्किन रेड ही हो गया है, त्वचा की खाल निकल रही है, आप देखते हैं ना, जो स्किन छोटी छोटी स्किन निकलनी शुरू हो जाती है, फिर कई बार क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे कट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं पेशेंट को, त्वचा उभरनी शुरू हो जाती है, गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। ये सब जो है ये स्किन एलर्जी के लक्षण है। और रीजंस आर वेरी सिंपल, बहुत सारे रीजंस होते हैं कई बार। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम द फीमेल्स, कई बार ऐसा होता है ज्वेलरी रिएक्शंस होते हैं, कुछ गोल्ड की ज्वेलरी पहनने से, कॉस्मेटिक, ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होते हैं उनमें निकल होता है, तो वो कई लोग डालते हैं, तो आप देखेंगे गले के अराउंड ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ एलर्जी बार बार हो जाती है। फिर गर्मियों में जब पसीना निकलता है, तब जो स्किन है वो क्लॉथ के कंटैक्ट में आके उस टाइम पे भी एलर्जीज पाई जाती है। देन परफ्यूम से एलर्जी होती है कई बार, स्किन लोशंस में केमिकल का प्रयोग होता है तो उससे होता है। अच्छा, आजकल के कॉस्मेटिक्स बहुत तरह के होते हैं, तो वाईटीएम का जो कॉस्मेटिक रेंज है वो तो बिल्कुल ऑर्गेनिक है और कोई केमिकल नहीं है, लेकिन मार्केट में बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे कि प्रोडक्ट्स हैं जिनमें केमिकल्स का मात्रा बहुत ज्यादा है। तो आप जैसे ही उन चीजों को एक कंसिस्टेंट तौर पे रोज लगाएंगे तो आपका स्किन अच्छा होने की जगह रिएक्शन शो करता है। फिर लाइफस्टाइल कैसा है आपका, किस तरह का आप खाना खा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वही जैसे हम पीछे हमने पूरा सीरीज किया था लाइफस्टाइल का, तो जो हम खाना डाल रहे हैं अंदर वो बहुत जरूरी है उसको वॉच करना, द राइट टाइप ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट एट द राइट टाइम। तो इस चीज को वॉच करना बहुत जरूरी है। प्रोसेस फूड लोग खा रहे हैं, जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ऐसे लोगों में ऑब्वियसली प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। फिर अच्छा, एलर्जन से भी होती है। कुछ लोगों को आजकल क्या है, पोलन से एलर्जी रहती है, तो पोलन हो गया या डस्ट हो गई, तो उसके कंटैक्ट में आके भी इचिंग का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, फिर वो रैशेज में कन्वर्ट हो जाता है। और जनरली फूड आइटम्स से एलर्जी भी स्किन के ऊपर अपीयर होती है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं,
जो बहुत ज्यादा अदरक का सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा टी कॉफी या गर्म पदार्थ का सेवन करते हैं, उन लोगों में भी बहुत ज्यादा हीट बॉडी में बढ़ने की वजह से आपको स्किन का कुछ ना कुछ एलर्जी की तरह वो चीज अपीयर होती है। तो ये एक नॉर्मल स्किन एलर्जी है। इसी कंटेक्स्ट के अंदर जो सेकेंड हम स्किन का प्रॉब्लम उठा रहे हैं इस बार, वो भी एक बहुत ही कॉमन स्किन का प्रॉब्लम है और उसको हम बोलते हैं सोरियासिस। इस तरह से पैचेस बनते हैं सोरियासिस के अंदर, और ये त्वचा से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। ये सब आपको इसलिए भी पता होना चाहिए क्योंकि कई बार सोरियासिस होता है, आप सोचेंगे इसको स्किन एलर्जी की तरह मैं महीने में पेशेंट को ठीक कर दूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। सोरियासिस स्किन एलर्जी को भी जाने में 3 से 6 से 9 महीने लगते हैं। सोरियासिस का भी जो ट्रीटमेंट है वो लंबा चलता है। अब जैसे अभी पीछे हमारे को कॉल्स आ रहे थे कि जो सोरियासिस पेशेंट है उसको 1 महीना दवाई दी, कुछ आराम नहीं है, टाइम लगता है। सोरियासिस एक ऐसा प्रॉब्लम है जो डीप रूटेड है स्किन के अंदर, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, आपको उसको रेगुलर मेडिसिन देनी पड़ेगी फॉर अ लिटिल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो त्वचा जो है वो शरीर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्गन है, लेकिन त्वचा रोगों के कारण इसका क्या है, रंगत पूरा खराब हो जाता है, और इसके अंतर्गत मुहासे हो गए, सोरियासिस हो गया, ये आता है। और इसमें क्या है, जलन भी होती है पेशेंट को, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है ये। जैसे मैं बता रही थी कि लाइकन है, जैसे लाइकन प्लानस, उसी तरह से ये भी एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। मतलब आपका जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो ही आपके ऊपर अटैक कर रही है, और ये अडल्ट्स में ज्यादा पाई जाती है। और ज्यादातर जो अडल्ट्स भी हैं उनके अंदर हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज और स्ट्रेस, इन सब चीजों को जोड़कर देखा जाता है। और आयुर्वेद में इस बीमारी का जो मुख्य कारण है वो अगेन यही है कि इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने की वजह से जब आपके शरीर का इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है, तब उस टाइम पे ये जो एलर्जेंस हैं ये बॉडी को अटैक करते हैं। जो बैक्टीरिया है उसका पहला जो हमला है वो आपके स्किन के ऊपर होता है, जैसे ही आपका प्रॉब्लम ये आ जाता है। लक्षण इसके सिंपल हैं, त्वचा पर रेड रैशेस होते हैं पहले शुरू में, फिर उसके बाद शरीर पे आप देखेंगे इसका ना मार्किंग बनता है, इसका एक आउटलाइनर बनता है। ये मैं एक मिनट दिखाती हूँ, ये देखो ये आउटलाइन बनता है इस तरह का, व्हाइट कलर की मोटी परत बननी शुरू हो जाती है। और ये जो चकत्ते हैं इनके अंदर ना खुजली होनी शुरू हो जाएगी, रेडनेस होनी शुरू हो जाती है। और ये लाल रंग के चकत्ते कई बार घुटने पे, कोहनी में के बाहरी भागों में भी देखने को मिलते हैं। और जहां पे भी सोरियासिस होगा वहां पे कई बार खुजली के साथ साथ, जैसे जैसे पुराना होता जाता है वैसे वैसे इचिंग तो होती ही है, इचिंग के साथ साथ आपको वो भी होगा कि जैसे इस पूरे एरिया के अंदर आपको पेन होना शुरू हो जाता है। सोरियासिस जहां भी होगा खुजली भी होगी, दर्द भी होगा, और स्किन मोटी होनी शुरू हो जाती है। नाखूनों को भी प्रभावित करता है ये। अच्छा, फिर क्या है, त्वचा में ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है इस एरिया में। आप देख रहे हो ना इसके स्किन के ऊपर तो ड्राइनेस आ ही रही है, आसपास का स्किन रेड भी है, और इसके जो बाल हैं उसके अंदर थोड़ा डैंड्रफ के फ्लेक्स दिख रहे हैं आपको। तो इस एरिया के अंदर ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है, त्वचा की पीलिंग होनी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे त्वचा में दरारें पड़नी शुरू हो जाती है। तो बहुत ही पेनफुल होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगेन ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, ये संक्रामक बिल्कुल भी नहीं है, ये पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से आपको नहीं होगी। तो एक ये रिस्पाइट है। और इस बीमारी के जो मौसम लोग हैं उनको मौसम विशेष परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। बहुत ज्यादा जैसे अधिक सर्दी हो गई तो भी प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया तब भी दिक्कत आती है, चोट लगने पर, त्वचा छिल जाने पर ब्लड भी आ जाता है कई बार, फिर धूम्रपान हो गया, शराब का सेवन ज्यादा हो गया, तो उससे भी ये जो प्रॉब्लम है वो एग्रेवेट हो जाती है। सो अगर किसी को सोरियासिस है तो आपको बहुत ज्यादा इन सब चीजों का ध्यान देने की बहुत जरूरत है, ठीक है ना। तो मुहासे के बाद ये देखिए एक और है, ये पेशेंट के पूरे स्किन के ऊपर ये सोरियासिस फैला हुआ है, तो ऐसे ही इसका जो एक्सटेंट है वो बढ़ता जाता है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट इन लाइन जो हमारी वन ऑफ द अनदर प्रॉब्लम्स है जो बहुत ज्यादा स्किन रिलेटेड आ रही है, उसमें आता है मुहासे, एक्ने। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि बच्चियों में भी होता है, और आजकल क्या है 30-40 ईयर्स में भी आपको मुहासे देखने को मिल जाते हैं। दीर्घकालिक रोग है ये त्वचा का। और होता क्यों है? क्योंकि आपके जितने ये ऑयल ग्लैंड्स हैं उनके प्रॉब्लम से ये दिक्कत में आना शुरू हो जाता है। तो जब भी आपके जो ऑयल कूप हैं, उनके बाल कूप हैं, उनके साथ मृत त्वचा कोशिकाएं, सीबम त्वचा से तेल से भरा होता है, वो मुख्य रूप से ये किशोरों में पाया जाता है। रेडनेस आनी शुरू हो जाती है। समस्या तब पैदा होती है जब स्किन से जो निकलने वाले ऑयल है उसका उत्पादन बढ़ जाता है। मतलब जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो जरूरत से ज्यादा ऑयल पैदा कर रहे हैं, और फिर वो स्किन सेल्स के फैलाव में कमी आती है, और इसके कारण क्या होता है, स्किन सेल्स ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, और फिर वो जो ऑयल है वो वहां पे रुक जाता है, और फिर ऑब्वियसली इस तरह का प्रॉब्लम देखने में आता है। अच्छा, मुहासे भी कई तरह के होते हैं, ठीक है ना, इस पे भी हम बात करें। तो सिंपल सी चीज है, देखो जिसकी भी स्किन ऑयली है जरूरत से ज्यादा, उसको ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब आप पहचानोगे कैसे कि स्किन एलर्जी है कि मुहासे है? देखो सिंपल सी बात है, मुहासा जो है वो आपकी स्किन पे मवाद या फिर मवाद के छोटे बड़े आकार के थक्के के रूप में दिखाई देगा, और ये थक्के जो है अपना आकार बढ़ाते रहते हैं। इनका जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अच्छा, साइज भी बढ़ता है, इनका एक्सटेंट भी बढ़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह हो गया तो वो बंद हो जाएगा, एक जगह होके फिर वो साथ में भी होगा, उसके फिर उसके साथ में होगा, इसका एक्सटेंट बढ़ता रहेगा। जैसे हमने फर्स्ट फोटोग्राफ में देखा था कि उसका जो पेशेंट का जो सिर, पेशेंट का जो फोरहेड है वो सारा, ये देखिए भरा हुआ था, देख रहे हैं आप, एक्सटेंट सरफेस एरिया सारा भरा हुआ है फोरहेड। तो शुरू एक से होगा लेकिन धीरे 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 सारा हिस्सा पूरा भर जाएगा, और चेहरे के उस हिस्से में ज्यादा होगा जहां पे तेल ग्रंथि ज्यादा होगी, ज्यादा सक्रिय होती है, जो टी जोन होता है स्पेसिफिकली वो, और स्पेशली टीनेजर्स को, उनको ज्यादा ये देखने में आता है। ठीक है, देन अगेन मुहासे उसमें तो हो ही रहे हैं, चेहरा, गर्दन, कंधा, छाती, पीठ, हर जगह जो है पीठ का ऊपर का हिस्सा, वहां पे भी मुहासे देखने में आते हैं जब इसका एक्सटेंट बढ़ रहा होता है। और इसका सिंपल रीजन है कि एंड्रोजन हार्मोन लेवल जो है उसकी वृद्धि होती है। तो ये जो हार्मोन है ये हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स हैं उसके आकार को बढ़ाता है, और उससे आकार को तो बढ़ाता है, ये ऑयल ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ा देता है, और फिर हमारे स्किन पे जो मौजूद जो बैक्टीरिया हैं वो उसको, तेल को अवशोषित करने का काम करते हैं। स्किन में इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, छिद अवरुद्ध हो जाता है, और फिर मतलब इन टर्न क्या बन रहा है, मुहासा बन जाता है इसका। ठीक है, तो अच्छा, अब मुहासे कितने प्रकार के हैं ये भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि सब मुहासे एक जैसे नहीं होते। तो इसकी भी कैटेगरीज होती हैं। एक तो होता है ब्लैक हेड, जो ये नॉर्मल सुनने में आता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो स्किन है उस वो उस पे ब्लैक कलर के छोटे छोटे दाग होते हैं, काला रंग दिखेगा आपको। जो भी डेड स्किन सेल है और एक्स्ट्रा ऑयल के कारण जो स्किन का पोर है वो खुल जाता है, तो उस पोर में मौजूद जो ऑयल है वो हवा के संपर्क में जब आता है वो काला हो जाता है। तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, ब्लैक हेड। फिर ऐसे ही व्हाइट हेड्स होते हैं। व्हाइट हेड्स कब होते हैं, जब डेड स्किन जो सेल्स हैं वो पोर से बंद हो गए, बंद पोर्स जो हैं वो व्हाइट हेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर कई बार छोटे छोटे पैप्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे थक्के, ये तब होते हैं जब आपके चेहरे को आप बहुत बहुत बार टच करते हो, और फिर जब पेशेंट टच करता है उसको पेन होता है, तो वो सारा जो इन्फेक्शन है वो फैल जाता है। फिर छोटे छोटे पिंपल्स जो जनरली टीनेजर्स को होते हैं, छोटे छोटे लाल निशान जो आपके स्किन के ऊपर होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो सब चीजें हैं ये पिंपल्स में देखी जाती हैं, और टिप की तरह दिखाई देता है, ये मवाद से भरा होता है। फिर नोड्यूलर भी होते हैं, कई बार आप देखोगे थोड़ा मोटा हो जाता है वो पिंपल, और ऐसे छूने पे लगेगा गांठ जैसा बन गया। तो वो जो पिंपल्स है वो आपके स्किन में डीप चले जाते हैं, और अक्सर इस तरह के जो ये
पिंपल्स होते हैं, ये दाग भी छोड़ जाते हैं, परमानेंट मार्क्स छोड़ जाते हैं और गड्ढे बन जाते हैं इनसे। तो हम देखोगे कई पेशेंट हैं वो गड्ढे वाले दाग होते हैं उनके, तो वो नोड्यूलर पिंपल्स होते हैं, ठीक है ना। और अब इसके लिए क्या करोगे आप, लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में कम से कम आप 2 बार पेशेंट को बोलिए चेहरा धोइए अपना, खासकर अगर पसीना आ गया तो चेहरा जरूर धोइए अपना। और त्वचा को स्क्रब नहीं करिए, अगर पिंपल्स हैं उसको आप रगड़ोगे ना किसी भी चीज से तो वो और खुरदरा और खराब हो जाएगा। और धोने के लिए, त्वचा को धोने के लिए जितना आप गुनगुना पानी यूज करोगे उतना ज्यादा बढ़िया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मुहासा। अब इसी स्किन की कैटेगरी में जो नेक्स्ट आता है वो है इचिंग, स्किन इचिंग। अब इसमें क्या है ना, मतलब सिर्फ रैश मिलेगा आपको, कोई भी दाग धब्बा इस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ आपको एलर्जीज में मिलती है। पर ये भी एक तरह का स्किन का प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि खुजली एक हिस्सा, पूरा शरीर, शरीर के अलग अलग हिस्सों में किसी भी तरह पे हो सकती है। और आमतौर पर क्या है, खुजली की समस्या रूखी त्वचा में ज्यादा देखी जाती है। दैट मीन्स कि वायु वाली त्वचा में आपको खुजली का प्रॉब्लम मिलेगा, मतलब हाइड्रेशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ही रूखी खुरदुरी त्वचा है, क्रैक्स पड़ सकते हैं ऐसी स्किन में। और ऐसी स्किन जनरली जो आप देखेंगे या तो प्रेग्नेंट फीमेल्स में देखी जाती है, लिवर डिजीज की वजह से हो सकती है, और किसी भी उम्र में ये जो स्किन है स्वाभाविक रूप से वैसे भी ड्राई होती रहती है, तो उसको अगर आप हाइड्रेट नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो खुजली से जो आपका सिर है, हाथ पैर के छोटे क्षेत्र हैं और पूरे शरीर का जो एरिया है उसको प्रभावित कर सकता है। ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है और जैसे जैसे खुजली बढ़ती जाएगी रेडनेस आनी शुरू हो जाएगी, फिर स्क्रैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं, पेशेंट स्क्रैच करता है, फिर वहां दाने आने शुरू हो जाते हैं और सूखी कटी त्वचा देखोगे आप, वहां से कट्स लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये नॉन एंडिंग है। तो ये जैसे जैसे शुरू होती है वैसे वैसे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और सूखी त्वचा जो है वो बेसिकली खुजली का मेन कारण है, तो उसके बाद स्क्रैचेस वगैरह आना लाजमी है। तो ये तो सब हो गया कि आपका प्रॉब्लम जो है वो कैसे ठीक हो, ठीक है ना। तो इसी कंटेक्स्ट में जो हमारा फर्स्ट जो प्रोडक्ट आता है वाइटियम का, वो आता है एक्जिमा पाउडर। अब एक्जिमा पाउडर का जो खास बात है, जो अच्छा, ये जो सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर ये कॉमन आप यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो हमने ये बनाया है, ये वाइटियम का जो बना हुआ है, ये आपको स्किन एलर्जी में भी हेल्प करेगा, सोरियासिस में भी हेल्प करेगा, एनी काइंड ऑफ स्केबीज, इचिंग, किसी भी तरह का इचिंग है तो उसमें ये हेल्प करता है। इसका कॉम्बिनेशन इस तरह का है। पर इसमें आपको जो सबसे ज्यादा एक चीज का ध्यान रखना है कि इस प्रोडक्ट के साथ में कोई भी नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करिए, कोई भी तला हुआ भोजन नहीं लीजिए, बहुत ज्यादा मीठी चीजें मत लीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया और धूम्रपान हो गया, बहुत ज्यादा नमक का सेवन। देखिए कोई भी स्किन का प्रॉब्लम है उसमें नमक ऑटोमेटिकली कम करा देना चाहिए, क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम हमेशा बहुत ज्यादा नमक खाने से बढ़ती है, ठीक है ना। तो सिंपल है, एक्जिमा पाउडर के पैकेट को 14 दिन का डोज बनाकर, तो इसको आप अगर सुबह शाम खाली पेट देंगे और इसमें जो एक हरी गोली होती है उसको आप भोजन के बाद दीजिए, तो जो इचिंग है उसमें बहुत फायदा मिलता है। तो दिस इज वन थिंग, ठीक है ना, जो बहुत हेल्प करता है। फिर जो दूसरा प्रोडक्ट आता है वो है डर्मी। डर्मी क्या है? इसमें बाकुची है, बाकुची हो गया, मंजिष्ठा हो गया, यष्टि मधु, खदिर है और गंधक रसायन है, गिलोय है, और इन सब के कॉम्बिनेशन से बेसिकली ये स्किन के रोगों के लिए, जो रोग फटते हैं, जैसे हमने बात की है अभी की क्रैक्ड स्किन हो रही है, वायु से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हॉट रैशेस हो रहे हैं, जो हमने देखा कि जो पित्ती का प्रॉब्लम आ रहा है, उन सब प्रॉब्लम्स के अंदर डर्मी की टैबलेट इफेक्टिव है। तो 2 गोलियां दिन में 3 बार आप ले सकते हो और 2 सप्ताह के बाद 2 गोलियां दिन में 2 बार, कम से कम 3-4 महीने तो वैसे बोला ही गया है, लेकिन मैं आपको बोलूंगी 6 से 9 महीने तक आपको देनी पड़ सकती है। और इसी कंटेक्स्ट में एक जो नया ऐड हुआ है वो है रक्त शोधक सिरप।
तो रक्त शोधक सिरप का जो एक कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया है, और इसके पूरे कॉम्बिनेशन से क्या है कि आप ब्लड प्यूरिफायर की तरह इसको साथ में लगा सकते हैं। तो स्किन रिलेटेड कोई भी एलर्जी हो, स्किन रिलेटेड अर्टिकेरिया है या स्किन रिलेटेड सोरियासिस है, लाइकन है, हाइव्स हैं, सबके अंदर रक्त शोधक या आप साथ में अगर देंगे तो पेशेंट का जो एक स्किन के ऊपर बार बार टॉक्सिन्स बन रहे हैं वो भी साथ साथ बेटर हो जाएगा। तो डर्मी एक्जिमा तो आप दे ही रहे हो, उसके साथ में अगर आप रक्त शोधक भी लगाएंगे तो पेशेंट को और ज्यादा बेटरनेस आएगी। और एक और चीज है कि जैसे स्किन एलर्जीज हमने देखा कि बहुत ज्यादा हीट बढ़ गई है पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को अगर आप साथ में उनको इम्यूनिटी प्लस भी साथ में दें तो वो और बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो यू रियली हैव टू सी कि आपके पेशेंट को क्या चाहिए, किस तरह का लाइफस्टाइल सपोर्ट चाहिए, और कोई मेडिसिन साथ में चाहिए, दिस यू हैव टू डिसाइड। पर नो डाउट दीज कॉम्बिनेशंस ऑफ डर्मी, आपका जो एक्जिमा पाउडर का कॉम्बिनेशन है और साथ में जो रक्त शोधक का कॉम्बिनेशन है, इसको लंबा लेने से ये प्रॉब्लम्स जड़ से चली जाती हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा स्किन के अंदर पार्ट 1 था। पार्ट 2 वी विल डू नेक्स्ट टाइम। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच पूजा मैम, थैंक यू सो मच। मैं कंटिन्यू करता हूँ वेबिनार। थैंक यू सो मच।